वो पहला स्टेप तो 100 का एक वो बनता है, इसी को API कहते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं UGC अड्डा के इस महामंच पे। कहते हैं कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने मुझे ख़रीद कर अनमोल कर दिया। इसी शेर के साथ ये सेशन और बहुत ही बेहतरीन सेशंस हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिनमें हम वो क्वेरीज जानने वाले हैं जो कैंडिडेट्स नेट क्वालिफाई के बाद, JRF क्वालिफाई के बाद या इस बार PhD एलिजिबिलिटी क्वालिफाई के बाद आखिर क्या। अक्सर स्टूडेंट के ये सवाल रहते हैं। इन सभी सवालात को हम ध्यान में रखते हुए कुछ मुद्दों पे बात करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने PhD के लिए इस बार एंट्रेंस देना है या पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, जिनका JRF क्वालिफाई हुआ है, जिनका नेट क्वालिफाई हुआ है या जिनका PhD एलिजिबिलिटी क्वालिफाई हुआ है, वो कैसे सिनॉप्सिस तैयार करें, किस तरह से कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरे जाते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करना, बहुत सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ आज के इस सेशन में डॉक्टर शशि भूषण सर का मैं स्वागत करता हूं। थैंक यू सर, आपका हमारे इस अड्डा परिवार में आने के लिए। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद सर, सबसे ज़्यादा सवाल जो है स्टूडेंट का ये रहता है कि सर मैंने नेट क्वालिफाई कर दिया है, PhD क्वालिफाई हो गए हैं, इसके अलावा PhD एलिजिबिलिटी क्वालिफाई हो गया है। हम इन तीनों चीज़ को बारीकी से समझना चाहते हैं कि सर JRF नेट के बाद स्टूडेंट क्या करे, क्या करनी चाहिए, उसको फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है आज के दौर में, क्योंकि नेट JRF के बाद क्वालिफाई होने के बाद क्या करें। उसमें हम आपके पास एज ए स्टूडेंट बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि ऑब्वियसली आप PhD परस्यू कर सकते हैं, आप अपने रिसर्च इंटरेस्ट को परस्यू कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे आर्कियोलॉजी के कोर्सेज हैं, म्यूजियम म्यूजियोलॉजी, जैसे दिल्ली का नेशनल म्यूजियम जो है वो म्यूजियम म्यूजियोलॉजी का कोर्स कराता है, आप उस कोर्स को भी कर सकते हैं। उसके बाद कॉइन प्रिजर्वेशन एंड ऑल, डॉक्यूमेंट प्रिजर्वेशन, नेशनल आर्काइव भी कोर्सेज कराता है। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप नेट JRF क्लियर होने के बाद हिस्ट्री में आप आगे कर सकते हैं। जैसे एक सवाल अक्सर रहता है कि सर PhD में किस तरह से हम जो है सिनॉप्सिस तैयार करें। ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है। हाँ। कि उनको नहीं पता है, नेट हो गया है, JRF क्वालिफाई कर गए हैं या PhD एलिजिबिलिटी क्वालिफाई कर गए हैं, उनको ये नहीं पता है कि तैयार कैसे करना है। वो पहला स्टेप क्या, कैसे तैयार करें। सिनॉप्सिस तैयार करने का पहला जो स्टेप है कि आप सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आप किस टॉपिक पे PhD करना चाहते हैं। और उस जब एक टॉपिक डिसाइड हो जाए उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि हर यूनिवर्सिटी के कुछ अलग मापदंड होते हैं, हर यूनिवर्सिटी का कुछ अलग क्राइटेरियाज होता है सिनॉप्सिस लिखने का। जैसे मैं JNU से पास आउट हूँ, तो हमने जो क्राइटेरिया फॉलो किया था सिनॉप्सिस लिखने का, कि हम लोग नॉर्मल करते थे इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम लिटरेचर रिव्यू, उसके बाद हमारा हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चंस और हमारा चैप्टराइजेशन। उसमें 2-3 चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी पड़ती हैं। सबसे पहला ये है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं सिनॉप्सिस लेने के बाद, तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होता है कि व्हाट आर योर प्राइमरी सोर्सेज, कि आपके प्राइमरी सोर्सेज कौन कौन से हैं, आपके सेकेंडरी सोर्सेज कौन कौन से हैं, आपका फील्ड वर्क क्या है। अगर आपका PhD सिनॉप्सिस फील्ड वर्क भी इंक्लूड करता है तो उसमें पूछा जाता है कि आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी। तो मैं एक सजेस्ट करूँगा कि जो भी PhD के जो लोग हैं जो सिनॉप्सिस बनाना चाहते हैं, 2-3 चीज़ों पर ध्यान दें। पहला, उनके प्राइमरी सोर्सेज, टॉपिक के अकॉर्डिंग आपके प्राइमरी सोर्सेज क्या क्या हैं। प्राइमरी सेकेंडरी मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। प्राइमरी सोर्सेज उन्हें कहते हैं जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स हैं, पुराने ताम्रपत्र, श्वेत पत्र, उनको प्राइमरी सोर्स कहा जाता है। सेकेंडरी सोर्सेज बेसिकली सेकेंडरी पब्लिसिटी है, जैसे कि आर्टिकल्स, बुक्स, तो रेफरेंसेस मटेरियल। तो आपको ये पता है कि आपके प्राइमरी सोर्सेज क्या क्या हैं, ठीक है। दूसरी बात, वो कहाँ पर हैं, कहाँ मिलेंगे आपको, क्या उसके लिए आपको फील्ड वर्क की ज़रूरत है। अगर आप फील्ड वर्क करेंगे तो उसमें कौन कौन सी लाइब्रेरीज आपको विजिट करनी है, वो लाइब्रेरीज कहाँ पे हैं। तो सिनॉप्सिस बनाना एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में सबसे पहले आपको अपने सोर्सेज को लोकेट करना है, सोर्सेज कहाँ मिलेंगे आपको लोकेट करना है। दूसरा, सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज करने का फ़ायदा ये भी होता है कि सेकेंडरी सोर्सेज इज़ अ पार्ट ऑफ योर लिटरेचर रिव्यू। तो जब आप सेकेंडरी सोर्सेज को देखते हो, जैसे मान लीजिए मैंने एक टॉपिक दिया 1947 फ्रीडम मूवमेंट, या मान लीजिए मैंने कहा गांधी जी, राइट। तो गांधी जी के ऊपर जब आप सेकेंडरी सोर्सेज निकालना शुरू करेंगे तो आपको उसके साथ वो लिटरेचर रिव्यू भी होगा, क्योंकि जब आप सेकेंडरी सोर्सेज ढूंढेंगे, जब आप किताबें आर्टिकल निकालेंगे तो आप उनको पढ़ोगे, राइट। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप उसी प्रोसेस में आप नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि वही आपके सिनॉप्सिस में लिटरेचर रिव्यू बनेगा। ठीक है। उसके बाद ये है कि टॉपिक का सिलेक्शन कैसे करें। इसमें मैं एक सजेशन ये दूंगा कि डोंट गो फॉर कन्वेंशनल टॉपिक्स। लाइक अगर आपका इंटरेस्ट है गांधी नेहरू पॉलिटिक्स में, अगर आपको फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ा कुछ करना है,
तो इंस्टेड ऑफ गोइंग अबाउट नेशनल मूवमेंट और नेशनल कैरेक्टर ऑफ दिस मूवमेंट और नेशनल कैरेक्टर ऑफ दैट मूवमेंट, ब्रिंग इट डाउन टू योर होम टाउन. जैसे आई बिलोंग टू आरा, मेरा होम टाउन है. अब आरा का जो इतिहास है वो कहीं नहीं है. जैसे मैं अगर आपसे ये, आप भी आरा से हैं, राइट, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में आरा का इतिहास कहाँ है, वही 1857 वीर कुंवर सिंह खत्म, राइट. लेकिन उसके बाद भी तो है. इसका मतलब तो नहीं 1857 के बाद हमारे लोगों ने कुछ नहीं किया. से इतिहास है. अब 1803 में एक ब्रिटिश जनरल आया था, ठीक है. ही फेल इन लव विद लोकल बेबी जान, जो वहाँ पे मीरज में एक छोटी सी मस्जिद है. अब उस ब्रिटिश सिपाही की अभी भी मज़ार है वहाँ पे. इसका कोई इतिहास कहीं नहीं लिखा गया है. तो आप सोचिए कि अगर आप एक कन्वेंशनल नेशनल लेवल का टॉपिक उठा के ले जाते हैं, जैसे आपने कहा कि हम 1857 पे काम करना चाहते हैं. अब 1857 एक रटा रटाया इतने सालों से उस पर इतना काम हो चुका है कि इसका लिटरेचर रिव्यू आप ही ख़त्म नहीं कर पाएंगे. तो उससे अच्छा है कि आप कुछ नया टॉपिक लेके जाइए, लोकल टॉपिक हो. लोकल टॉपिक ले जाने का फ़ायदा ये भी होता है कि उसके ऊपर अथॉरिटी आपकी होती है जी. आपका फील्ड वर्क होता है, आपके प्राइमरी रिसोर्सेज होते हैं, एंड यू हैव अ कमांड ऑन दैट. सो जब आप वो टॉपिक लेके अंदर जाते हो इंटरव्यू रूम में, तो इंटरव्यूअर जो होता है वो इम्प्रेस होता है, क्योंकि ये कुछ नया है. वो हिस्सा पिटा 1857 या गांधी जी या नेहरू जी से कुछ अलग आप कुछ नया लेकर आ रहे हैं. इसलिए टॉपिक सिलेक्शन में आपको ये राय दूंगा कि लोकल होके जाइए, कुछ नया लेके नया कुछ. जैसे हमारे होम टाउन्स में, हमारे छोटे छोटे शहरों में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनकी इतिहास नहीं है. लाल किले के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन मेरे होम टाउन में जो मज़ार है उसके बारे में कोई नहीं जानता. जैसा कि आपसे लास्ट टाइम देख रहा था मैं, कि आपने कवर किया था एक पुरानी कॉलेज को, हाँ, जहाँ से मीरा कुमार के पापा जी जो है पढ़ाई की, न जाने कितने नेशनल फाइटर्स जो है वहाँ से पढ़ाई की हैं. हालांकि वहाँ से भी इस चीज़ पे भी काम किया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है. अच्छा, एक चीज़ और मुझे जो खास तौर से ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को, जैसे आप फर्स्ट टाइम जब आए होंगे यूनिवर्सिटी में, तो ये चीज़ आपके साथ भी समस्या आया होगा कि कैसे हम पेपर या लिटरेचर या कोई भी चीज़ कैसे रिव्यू करें. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो क्या क्या कठिनाइयाँ बच्चों को आता है, वो थोड़ा सा. सबसे पहली बात आती है लैंग्वेज की. जैसे मैं बिहार बोर्ड का पढ़ा हूँ, तो मैं खाटी भोजपुरी और हिंदी वाला अपना लड़का लिट्टी चोखा गमछा बांध के मैं पहुंच गया मगध एक्सप्रेस लेकर. लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि मामला कुछ और है. पहली क्लास की और समझ में आ गया कि भैया यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ कुछ सीखना पड़ेगा. क्योंकि यहाँ की, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूरी बातचीत अंग्रेजी में होती है, और ज़्यादातर मतलब मटेरियल जो था, स्टडी मटेरियल, वो भी इंग्लिश में ही था. हिंदी में भी था, लेकिन उतनी ना उच्च क्वालिटी का था ना गुणवत्ता का था. तो कुछ चीज़, जैसे सबसे पहले प्रॉब्लम तो लैंग्वेज का हुआ. दूसरा हुआ कि उस समझदारी का. जब आप हिंदी में पढ़ते हो, जब आप इंग्लिश में पढ़ते हो, अगर आप लिखावट में भी देखोगे तो हिंदी और इंग्लिश दो अलग तरीके से लिखी जाती है, राइट. तो जब आप, और इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप हिंदी और इंग्लिश में दिक्कत में हैं तो ट्रांसलेशन मशीन मत बनिए. क्योंकि जब आप चीज़ों को लिटरली ट्रांसलेट करते हो तो आप अंग्रेजी सीख नहीं पाते, आप बस अंग्रेजी को ट्रांसलेट कर रहे होते हो. एग्जैक्टली. तो उसमें सबसे पहला दिक्कत ये है लैंग्वेज. दूसरा ये है कि हम जिस स्कूल से पढ़ के आए, मतलब हमारा जो बेसिक, हमारा जो परिवेश था, हमारे पास एक्सपोजर नहीं था. ठीक है. हमारे अपने कुछ पूर्वाग्रह थे चीज़ों के बारे में, शहर के बारे में, जेंडर के बारे में. कॉलेज आने के बाद ये पूर्वाग्रह छूटे, और वो जब छूटे तो एक नया व्यक्तित्व सामने आया. इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने आप को एक मौका दीजिए, ताकि आपके जो बने बनाए पूर्वाग्रह हैं वो उनसे आप छूट सकें, एक नए इंसान बन सकें. क्योंकि उस मामले में कॉलेज और उसका जो एक्सपोजर है वो आपको मदद करता है. जी. तो कॉलेज आने के बाद सबसे पहला ये कल्चरल शौक मिलता है. लाइक मेरे लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा कल्चरल शौक था जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा कि मतलब जो लेडी टीचर है वो इंग्लिश बोल रही हैं. क्योंकि इमेजिन, मैं जिस सोसाइटी से आता हूँ, मेरे लिए अंग्रेजी सुनना ही एक रेयर ऑप थी. लेकिन जब यहाँ मैंने देखा कि पल्लवी प्रसाद जो है वो मेरी प्रोफेसर थी, वो पढ़ा रही हैं, तो मैं ऐसे दिखता था जैसे कि कैसे, राइट. तो इस तरह के कल्चरल शॉक्स होते हैं, इस तरह के एक्सपोजर्स होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है पर्सनालिटी में, चीज़ें बदलती हैं और धीरे धीरे बदलती हैं. खास करके जब आप मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग, इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट. ऐसा नहीं है कि मतलब आपने आज एग्ज़ाम दिया और कल आपकी नौकरी मिल गई. दूसरी बात यह है कि नौकरी मिलना इज़ नॉट द फुल स्टॉप. जॉब बस एक बहाना है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद भी आपको पढ़ना है, पढ़ाने के लिए आपको पढ़ना है, पब्लिश कराने के लिए ताकि आप एसोसिएट बन सकें, आपको फिर से प्रमोशन के लिए आपको फिर से पढ़ना है. तो पढ़ने पढ़ाने का, बदलने का, बदलते जाने का ये प्रोसेस जो है कभी ख़त्म नहीं होगा. जी.
अच्छा, एक सवाल और है जो अक्सर स्टूडेंट का जहन में बसा रहता है कि मैं जीआरएफ क्वालिफाई कर गया, किस तरह से मुझे जीआरएफ के स्कॉलरशिप मिलेंगे। पहला सवाल ये रहता है। तो आपको किस तरह से वो बच्चे को स्कॉलरशिप मिल सकता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे जेआरएफ आपने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, तो जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद सबसे पहली शर्त ये होती है कि आप किसी यूनिवर्सिटी के इनरोल होने चाहिए जी यूनिवर्सिटी में। और उसमें भी एक पीरियड होता है 1 साल या शायद 2 साल का है, उसमें आप एक बार कंफर्म कर लीजिए। 3 साल का उसमें हाँ, रहता है। तो उसमें होता है कि उस विद इन दैट पीरियड आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है, जी क्योंकि जब तक आप रिसर्च स्टूडेंट नहीं होंगे, किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं होंगे, आपको यूजीसी पैसे नहीं देगी। और उसके बाद आपके जेआरएफ की अमाउंट जो होती है वो आनी शुरू होती है। क्या वो सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी वो इनरोल्ड करता है, तो क्या उनको स्कॉलरशिप मिलेगा? आई थिंक मिलेगा, क्योंकि जैसे अशोका यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जी अशोका के अलावा जिंदल यूनिवर्सिटी है, तो बाकी सभी जगह लोग पीएचडी करते हैं, वहाँ भी इनरोल्ड होते हैं और वहाँ से भी नेट क्वालिफाई करते हैं, तो उनको मिलता है। ओके। तो ये मैटर नहीं करता। अच्छा सर, एक चीज़ और बताएं कि जो स्टूडेंट्स खासतौर से नेट वाले हैं, नेट वाले के लिए क्या सजेशन है कि वो पीएचडी इनरोलमेंट लें, देखिए अभी या जो कुछ लेटेस्ट स्कॉलरशिप मिलता है या नहीं मिलता? अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया उसके बाद से अभी क्या हुआ कि कैटेगरी बन गई है सिर्फ सिर्फ पीएचडी वालों की, जी ठीक है। उसमें मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि वो उनके पास 1 साल का पीरियड है, जी ठीक है, अगले मतलब उसकी जो वैलिडिटी है रिजल्ट की, मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि उस 1 साल में 2 अटेम्प्ट वो दें। जी अगर उनका सिर्फ पीएचडी क्वालिफाई हो रहा है, नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो उसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। नेट का जो एग्ज़ाम है, और इसमें कोई बुराई नहीं कि हम थोड़ा और पढ़ लें हिस्ट्री, क्योंकि आपको तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, आपको तो पढ़ाना ही है, तो नॉलेज जितना ज़्यादा उतना अच्छा है। जी तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फिर से 2 अटेम्प्ट दीजिए आपका, और अगर आपने पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत की, अगर आपने लगन दिखाया, तो आपके अगले अटेम्प्ट में जेआरएफ हो जाएगा। जी बिल्कुल। मान लीजिए खुदा न खास्ता फिर भी नहीं होता है, फिर भी आपका नहीं होता, तो मैं आपको करूँगा कोशिश करिए, कम से कम नेट निकाल लीजिए कि आपको अगर मान लीजिए स्कॉलरशिप नहीं भी मिलती यूनिवर्सिटी से, तो एटलीस्ट नेट कवर करने के बाद, नेट हो जाने के बाद आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडहॉक सिस्टम था, इम्पालमेंट होता है, तो आप पीएचडी और नेट होने के बाद आप एडहॉक इम्पालमेंट में अपने आप को पहले इम्पालमेंट कराइए, और उसके बाद एटलीस्ट आप टीचिंग के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज ए गेस्ट पोजीशन, एज ए एडहॉक पोजीशन आप एलिजिबल हो जाएंगे। हालांकि पीएचडी के फर्स्ट 2 इयर्स में आप टेक्निकली नहीं पढ़ा सकते, ठीक है, लेकिन आप उसके बाद आप पढ़ा सकते हैं। जैसे मेरे खुद की, जब मैंने टीचिंग शुरू की थी तो मैं पीएचडी 3rd ईयर में था, मेरा सिनॉप्सिस पास हो गया था जेएनयू से, उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया था। तो सिर्फ नेट वालों, सिर्फ पीएचडी वालों के लिए पास ये ऑप्शन मैं ये कहूँगा कि वो 2 बार अटैम्प्ट दें। अगर मान लीजिए फिर भी नहीं होता है, तो एटलीस्ट वो कोशिश करें कि 3री बार 4थी बार नेट निकाल लें, ताकि वो एलिजिबल हो जाए टीचिंग के लिए। एक सवाल और है कि अक्सर स्टूडेंट का क्वेरी रहता है कि मैं नेट अगर क्वालिफाई करके अगर पीएचडी इनरोल्ड होता हूँ, या पीएचडी एलिजिबिलिटी क्वालिफाई होके अगर मैं पीएचडी इनरोल्ड होता हूँ, तो क्या मुझे विश्वविद्यालय कुछ ग्रांट देता है, मतलब कुछ उन्हें रिम्यूनरेशन मिलेगा कुछ? ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, और डिपेंड करता है स्ट्रीम के ऊपर, कि आप ह्यूमैनिटीज़ में हैं, आप साइंसेज में हैं, आप किस स्ट्रीम में हैं। जैसे आईआईटी देता है, ठीक है, जैसे ह्यूमैनिटीज़ में बहुत कम इंस्टीट्यूशन है, जैसे टिस देता है, टिस जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस देता है, तो उसमें डिपेंड करता है, वो यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर होता है। यूनिवर्सिटीज़ के पास अगर वो फंड है, अगर उनके पास ऐसी पॉलिसीज़ हैं, तो आपको देंगी, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये देती हैं। जैसे आपने कहा कि मैंने अपनी पीएचडी जो है जेएनयू से किया है, तो क्या जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ कुछ स्कॉलरशिप के रूप में कुछ देता है बच्चों को? हाँ, जेएनयू प्रोवाइड कराता है, जेएनयू एक स्कॉलरशिप कराता है एमसीएम के नाम से, लेकिन वो पीएचडी वालों के लिए नहीं है। जेएनयू में वो एमए वालों के लिए, बीए और एमए वालों के लिए, जिसमें वो मंथली 3000 रुपये हर स्टूडेंट को, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरी, वो हर स्टूडेंट को जेएनयू देता है। तो और हिंदुस्तान में ऐसी पॉलिसीज़ अभी फ़िलहाल और कहीं नहीं है, लेकिन पीएचडी के मामले में ये टोटली डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से वो तय करती है। एक इससे भी इम्पोर्टेंट सवाल है जो स्टूडेंट में रहता है कि सर अगर मैं, जैसे आपने कहा कि नेट क्वालिफाई हो तो आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो, तो बहुत सारे जगह पे होता है कि ये देखते हैं कि आपके कितने पेपर छपे हैं, तो सवालात बच्चों का यही अक्सर रहता है कि सर पेपर लिखे तो कैसे लिखे। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट जो सवाल है, और अक्सर मेरे ऑडियंस का सवाल है, या बाकी जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो, उनका भी सवाल रहता है कि सर पेपर कैसे लिखे। तो अपने भाषा में बोलते हैं ना, कैसे लिखे हो, हमारा कुछ तो पता ही ना। तो आप थोड़ा सा बताइए कि कैसे जो है
तो कैसे लिखे ओकरा लिखे खातिर पढ़े के पड़े। हाँ ठीक, क्योंकि देखिए उसको लिखने के लिए एक पेपर लिखना इतना आसान नहीं है, मैं ईमानदारी से कहता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है लेकिन अभी भी मेरे पास सिर्फ 5 ही पब्लिकेशन है। जी और जो मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से लगन से पब्लिश कराए। ठीक है, हालांकि कुछ ऑप्शंस भी हैं कि आप पैसे दे के भी लोग करा लेते हैं ऑल दैट, लेकिन मैं आपसे कहूँगा अगर आपको लॉन्ग टर्म में एक करियर बनाना है तो ईमानदार रहिए, जी क्योंकि आपकी ईमानदारी आपके काम में झलकेगी। क्योंकि जब आप क्लासरूम में जाएंगे, एक बिना पढ़े हुआ गया हुआ टीचर और एक पढ़ के जाने वाला टीचर, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। और आजकल के बच्चे हमारी जनरेशन जैसे नहीं है। जी आजकल के बच्चे समझदार हो गए, वो हर चीज़ को गूगल करते हैं, चैट जीपीटी करते हैं, वो जान जाते हैं कि टीचर पढ़ के आया कि नहीं पढ़ के आया। एग्जैक्टली राइट, तो पेपर लिखना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जैसे अगर आपको मान लीजिए पेपर लिखना है, आपको पब्लिश कराना है, तो सबसे पहले तो जैसे आज इधर में हमारा अड्डा चैनल है, यूट्यूब है, आपको हमारे चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसके अलावा भी आपको बहुत सारे गाइडेंस मिल जाएगा कि कैसे पेपर शुरुआत कैसे करें। जैसे एब्स्ट्रैक्ट, सबसे पहले होता है एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखे। एब्स्ट्रैक्ट लिखना इज़ लाइक अ समरी। किसी भी कॉन्फ्रेंस से जब अप्लाई करते हो तो कॉन्फ्रेंस वाले कहते हैं कि सबमिट टू एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट होता है कि 300 या 200 में आपको पूरे पेपर की समरी लिखनी होती है। ठीक है अब वो 300 या 200 लिखना ही एक कला है जी कि कैसे हम लिख देंगे। ठीक है वो तभी आएगा जब आप पढ़ोगे, क्योंकि जैसे जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपकी वोकैब बढ़ेगी। मैंने इंग्लिश कैसे सीखी बिहार बोर्ड से आके, बोलते बोलते पढ़ते पढ़ते। राइट, ऐसा नहीं था कि मैंने इंग्लिश पेपर सुनना शुरू किया और इंग्लिश रेडियो सुनते सुनते मुझे आ गई, नहीं, प्रैक्टिस की। राइट, आपने भी की, मैंने भी की। तो प्रैक्टिस से ही आपको वो राइटिंग वाली आर्ट भी आएगी। ठीक है क्योंकि राइटिंग इज़ एन आर्ट। लाइक हमें शेक्सपियर की राइटिंग या हमें प्रेमचंद की राइटिंग क्यों पसंद है? राइट, हमें ऐसे रैंडम लोगों की राइटिंग क्यों पसंद नहीं आती? क्योंकि इनकी राइटिंग में एक कला है, एक शब्दों का एक रुझान है जो आपको मजबूर करता है सोचने के लिए, समझने के लिए। अब जॉन एलिया की शायरी हमें क्यों पसंद है? हमें ऐसे राह चलते किसी शायर की शायरी क्यों पसंद नहीं आती? क्योंकि जॉन एलिया को पता था कैसे लिखना है, एग्जैक्टली शब्दों को कैसे उलझाना है। वो उलझाहट, वो जो पकड़ है, वो समय के साथ आएगी। जी तो इस प्रोफेशन में मैं ये कहूँगा घबराइए मत, पेशेंस रखिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि बच्चों का कि सर पेपर अगर छपवाना है, मुझे ये पेपर कहीं से मतलब ये करना है, रिव्यू करना है या रिव्यू करके छपवाने की अगर बात करते हैं तो वो कौन कौन से जगह से वो करवा सकते हैं जिससे उनका स्कोर बढ़े? उसमें 2-3 चीज़ों को ध्यान रखिए। सबसे पहला है कि आपका जो यूजीसी कोर लिस्ट है, यूजीसी कोर केयर लिस्ट, उसमें आप ध्यान रखिए कि यूजीसी केयर लिस्ट में आप जिस भी मैगज़ीन को भेजेंगे, अभी मैं इस पे आता हूँ कि मैगज़ीन को कैसे देखेंगे। किसी भी मैगज़ीन को अगर आप भेज रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका उस वो मैगज़ीन का ISSN नंबर जो है यूजीसी कोर लिस्ट में है, क्योंकि तभी आपको पॉइंट मिलेंगे। सेकेंड ये है कि अगर आपका मैगज़ीन स्कोपस में है तो और भी अच्छा है। अब दूसरी बात है कि मैगज़ीन कैसे देखें। तो जैसे मान लीजिए मैं हिस्ट्री का हूँ, तो अगर आप मान लीजिए अगर आप फिलॉसफी के, तो आपको पहले नैरो डाउन करना पड़ेगा कि फ़िलासफ़ी में कौन कौन से मैगज़ीन्स अच्छे हैं, एकेडमिक मैगज़ीन्स अच्छे हैं या फिर लोकल मैगज़ीन्स जो हैं जिनकी कुछ वैल्यू है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी रैंडम मैगज़ीन में छपवा देंगे और उसका आपको पॉइंट मिल जाएंगे। यूजीसी इस मामले में बहुत सख्त है, क्योंकि यूजीसी के बाकायदा गाइडलाइंस हैं, इसीलिए उनके पास कोर लिस्ट है और बाकायदा स्कोपस है। तो जब तक आपका जो मैगज़ीन है वो या तो कोर या फिर स्कोपस में नहीं होगा, आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लोकेट करना है कि जैसे मान लीजिए आपकी फ़िलासफ़ी है सब्जेक्ट, तो आपके फ़िलासफ़ी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैगज़ीन्स हैं। ठीक है, फिर आप उनमें से 2-4 को सिलेक्ट करिए। उनमें से आप देखिए कि कौन कौन से वो मैगज़ीन्स हैं जो मेरे इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट को कवर करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किया एग्जिस्टेंशलिज्म पे, व्यक्तिवाद पे किया आपने। अब आप ये देखिए कि व्यक्तिवाद से जुड़ा हुए कौन से मैगज़ीन कवर करते हैं। जैसे कुछ मैगज़ीन्स मंथली निकालते हैं, मंथली उनका विशेषांक आते हैं, ईयरली आते हैं, सब्जेक्ट खास करके विषय विशेष करके भी आते हैं। आपको ये देखना है, नैरो डाउन करना पड़ेगा कौन से मैगज़ीन जो है वो मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से संपादकीय लिख रहे हैं, क्योंकि उनमें आपके आर्टिकल के छपने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप अपना आर्टिकल किसी रैंडम मैगज़ीन को ऐसे नहीं भेज सकते, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो छापेंगे नहीं। राइट, तो ये पहला। वो दूसरा कि मैगज़ीन को कैसे देखें, उसको ऑथेंटिकेट करने का तरीका ये है कि आप यूजीसी कोर की लिस्ट पे जाइए। अगर आपको कोई मैगज़ीन मिल जाती है, अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई साथी आपको सजेस्ट करता है, आप उसका ISSN नंबर चेक करिए कि वो लिस्ट में है कि नहीं। अगर वो लिस्ट में है तो ऑथेंटिक है, उसके नंबर आपको मिलेंगे।
ये तरीका है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उनके अपने खुद के वो प्रेस चलाते हैं, उनके खुद के मैगजीन्स भी होते हैं, जैसे हमारा JNU CHS का अपना मैगजीन है। अपना मैगजीन। तो कोशिश करिए कि आपके अगर डिपार्टमेंट के मैगजीन्स हैं तो उनमें छपे, क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ वैल्यू नहीं हो सकती। ओके। हाँ, ये तो बात रहा कि सर अपना कहाँ पे छपवाया, किस मैगजीन में छपवाया। इसके अलावा ये API स्कोर होता क्या है? API स्क्वायर होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। जैसे इसमें आपका BA MA MPhil तो हालांकि अब रहा नहीं, जी। तो उसमें आपके हर मतलब डिग्री के आपके पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कितने पे कितना है। जैसे कि मेरे एकेडमिक पॉइंट अभी आउट ऑफ 186 है। ठीक है, तो जिसमें आपको जैसे PhD के 25 मार्क्स हैं, आपका UGC नेट के केवल 8 मार्क्स हैं। जी। अगर आपके JRF है तो आपको 12 नंबर मिलते हैं। तो आउट ऑफ 100 आपका वो कैटेगरी डिसाइड होती है। तो ये क्या इंटरव्यू में हेल्पफुल है? बिल्कुल है, क्योंकि आपके इंटरव्यू की कॉल इसी पे डिपेंड होती है कि आपके इंटरव्यू की 100 आउट ऑफ 100 आपके कितने नंबर हैं। जैसे 3 पब्लिकेशन आपके मैक्सिमम काउंट होते हैं API में, 6 नंबर उसके मिलते हैं। ठीक है। उसके अलावा टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको मैक्सिमम 10 नंबर मिलते हैं, 16 हो गए। ठीक है, अगर और टीचिंग एक्सपीरियंस जैसे 5 साल का 10 नंबर, एक सेमेस्टर के 2 नंबर होते हैं। ठीक है। तो 5 साल के 10 नंबर हो गए, 16 हो गए। उसके अलावा 25 नंबर आपके PhD के हो गए। उसके अलावा 20 नंबर आपके ग्रेजुएशन के, 8 नंबर उसके। तो उसी को जोड़ के वो आउट ऑफ 100 का एक वो बनता है, इसी को API कहते हैं। और जितना ज़्यादा हाई API होगा उतनी ज़्यादा आपके चांसेस ज़्यादा होंगे आपके इंटरव्यूज़ में कॉल आने के। लेकिन ये आपकी सिलेक्शन का कोई वो नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा, पैमाना नहीं है। ये इंटरव्यू में कॉल आने का बस एक क्राइटेरिया है। ओके। बस। अच्छा, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो स्टूडेंट सिर्फ मास्टर्स क्वालिफाइड है और नेट क्वालिफाइड, उनका इंटरव्यू कॉल आया और वो सिलेक्ट भी हुए असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसीलिए मैंने कहा कि इतना कोई ज़रूरी भी नहीं है कि मतलब आपके पब्लिकेशन होने ही होने चाहिए या फिर आपके PhD होने ही होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मास्टर्स किया हुआ है, फ्रेश अप्रोच है, अभी अभी नेट हो गया, तो कई सारे डिपार्टमेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स उस चीज़ को भी थोड़ी सी तरजीह देते हैं। अच्छा। यंग स्कॉलर्स को, यंग अप्रोच को। तो इसलिए ये कोई मतलब एस्टैब्लिश रूल नहीं है कि आपको PhD करनी ही पड़ेगी। ओके। क्योंकि अभी हमारे सामने भी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, हमने देखा है कि ज़्यादातर लोगों के PhD नहीं है, PhD कंप्लीट नहीं हुई है अभी। ठीक है। तो इसलिए इतना घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस प्रोफेशन में आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा चाहिए, वो है पेशेंस, धैर्य। जी। इसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है कि लोग पूछते रहेंगे कहाँ हो, कब खत्म हुई। हमेशा यही कहेंगे कब खत्म होगा तुम्हारा PhD। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि अगर आपको अपने विषय से प्यार है, अगर आपको इसमें रुचि है, आपको कोई अगर मुझसे पूछेगा कि सर आपने 32 साल की उम्र तक PhD क्यों की, आपने शादी नहीं की, आपने और कोई करियर क्यों नहीं देखा, तो मेरा ये जवाब होता है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, मुझे ये करना था, ये मेरी चॉइस थी, राइट। आउट ऑफ चॉइस मैंने की है। तो आपको इस बारे में 100% श्योर होना पड़ेगा जी। कि हाँ मेरा जेन्युइन इंटरेस्ट है, तभी मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं इसलिए नहीं है इसमें हूँ क्योंकि ये करियर ऑप्शन है। अगर आप करियर ऑप्शन सोच के चलोगे आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि करियर इसमें समय के साथ बनेगा। छोटे छोटे बहुत सारे पड़ाव आएंगे, मंजिलें आएंगी। जैसे मैंने एक बार लिंक्डइन पे भी बात लिखी थी कि PhD करने के साथ साथ आपको बाकी सारे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने चाहिए। छोटे छोटे जो जॉब्स होते हैं, इंटर्नशिप्स होते हैं, मतलब प्लान बी आपको रखना पड़ेगा। जी। जैसे UPSC खासकर, हम लोग बिहारी हैं जी। हम लोग पैदा होते हैं या तो इंजीनियर बनेंगे या IAS बनेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन ये स्ट्रैटेजी बहुत गलत है जी। प्लान A रखना, आपको प्लान B रखना ही रखना है। प्लान B रखना कमजोरी की निशानी नहीं है, बुद्धि की निशानी है। इसका मतलब है कि आप एक बुरे वक्त के लिए भी मेंटली प्रिपेयर हैं उस वर्स्ट पॉसिबिलिटी के लिए। जी। अगर आप मान के चलिए अगर आपने प्लान B नहीं बनाया, राइट, प्लान A अनसक्सेसफुल हो गया, तब अब क्या? वो जो रिश्तेदारों का सवाल है कि बेटा अब क्या, तो उसमें तो आपको डिप्रेशन होना ही है। लेकिन आपके पास अगर एक प्लान B है, अगर प्लान A नहीं चला जी, तो एटलीस्ट आपका प्लान B सक्सेसफुल होगा। तो प्लान B रखना मतलब वो कमजोरी की निशानी नहीं, मैं इसे नहीं मानता। पर प्लान B रखना मुझे लगता है एक साहस की, करेज की चीज़ है कि हाँ मैं इस बात को मानने को तैयार हूँ कि हो सकता है मैं फेल हो जाऊँ, जी, लेकिन मेरे पास प्लान B भी है। और आज के दौर में जब कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जब चीज़ें इतनी ज़्यादा फैल गई हैं, मुझे लगता है ऑप्शन B के ऑप्शन C भी रखना चाहिए अपने आप को नए फील्ड्स के लिए। जैसे अब हम लोग ह्यूमैनिटीज़ में है, राइट, हम लोग यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं। अब पॉडकास्ट हमारे एकेडमिक दिनचर्या का हिस्सा, लेकिन हम कर रहे हैं क्यों? क्योंकि एक नई पॉसिबिलिटी है जो आई इमर्ज हो। एग्जैक्टली।
तो मुझे लगता है ABCD हमें रखना चाहिए। जी हम लोग एक ऐसे फील्ड में हैं जहाँ करियर बनाना इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड प्रोसेस। तो इस दौर में जितने भी एक्सपीरियंस हमें मिले हमें उनको लेना चाहिए, क्योंकि आप ये बात रखिए सारे छोटे छोटे एक्सपीरियंस आपके CV में ऐड होते हैं, आपकी पर्सनालिटी में ऐड होते हैं। हर नए वर्क प्लेस पे आप कुछ नया सीखते हो, नए लोगों से मिलते हो, राइट, नई जगह जाते हो और आपकी पर्सनालिटी निखरती जाती है, आप मेच्योर होते जाते हैं। और एक और एक सोशल साइंटिस्ट के लिए, एक ह्यूमैनिटीज पर्सन के लिए इससे ज़्यादा क्या ज़रूरी है कि वो अपने सब्जेक्ट में अपने मेच्योरिटी लेके आए। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है इसलिए इस प्रोफेशन में हमें सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को चाहिए, हमें पेशेंस, धैर्य। जहाँ तक परिवार का सवाल है कि लोगों के ताने, राइट, उनके मैं यही सजेस्ट करूँगा, उनको आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, इधर से सुनिए इधर से निकालिए, अगर आप 100% श्योर हैं कि हाँ मुझे यही करना है। क्योंकि एट द एंड आपको कोई ब्लेम नहीं कर पाएगा। आप ये कहो कि ना मेरा डिसीजन है ये, जी आज जैसे मैं अपने आप को मैं कहता हूँ कि मेरा डिसीजन है, मेरा इंटरेस्ट था, ये मुझे ये करना था। अपने काम के प्रति डेडिकेशन रहना चाहिए। जी सर, इस तरह की जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। वाकई में बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था ये, और मैं ये बात सभी कैंडिडेट्स को कहना चाहूँगा जितने ऑडियंस हमारे सुन रहे हैं, कि वाकई में जितने पॉइंट्स इन्होंने कहा और भी आपकी कुछ क्वेरीज हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरीज को लिखिए, और किसी तरह की भी आपको लगता है कि आप अप्रोच कर सके हमसे ज़रूर जुड़िए, और हम ही इसी तरह से आप सभी का जो है इस्तकबाल करते रहेंगे, आप सभी का जो है हेल्प करता रहूँगा। एंड थैंक यू अगेन सर। थैंक यू सर। तो इसी के साथ अलविदा। जय हिंद, जय भारत साथियों।